मध्य प्रदेश में लगातार जारी बारिश का कहर अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, जहां धौलपुर में 120 गांव में बाढ़ आ गई। सबसे ज्यादा स्थिति धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके में खराब है, जहां चीलपुरा गांव पहुंची न्यूज 18 की टीम को लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भरा नजर आया। यो कई मकान तो ऐसे हैं जो यहाँ पर डूब चुके हैं, बिल्कुल वो पानी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैं ये घर का आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये घर है, इस घर की आप हालत देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस घर में देखिए किस कदर से पानी भर गया है। ये सिर्फ एक घर की स्थिति नहीं है, बल्कि ज्यादातर घरों की स्थिति ऐसी ही दिखी। छत से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, जहाँ एक आदमी देसी जुगाड़ से तैयार की गई नाव से अपने सामान को सुरक्षित जगह ले जाता दिखा, तो वहीं छत पर खड़े दूसरे आदमी ने एक रस्सी बांध दी, जिसके सहारे आदमी को सामान लाने में आसानी हुई। घरों के डूब जाने के बाद लोगों ने उन्हें छोड़कर ऊंची जगह पर अपना ठिकाना बना लिया। वहीं कई लोग अपना राशन और पशुओं को भी ऊंची जगह पर ले जाते दिखे। धौलपुर से होकर बहने वाली चंबल नदी खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर बह रही है। स्थिति भयावह है। ऐसे में सेना भी राहत काम में जुटी दिखी। सेना के जवान नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित जगह पर रेस्क्यू कर ले जाते दिखाई दिए। खबर है कि अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज कर ईरान ने ड्रोन के साथ बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने रूस को ड्रोन सप्लाई करने पर ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी, लेकिन ईरान पर इस चेतावनी का कोई असर होता नहीं दिखा। उल्टा उसने अपने खुफिया बेस में रखे गए घातक ड्रोन बाहर निकाल लिए और दुनिया को उनकी ताकत दिखाने के लिए बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो भी ईरान की ओर से जारी किया गया। इस वीडियो में कई ड्रोन ड्रिल में शामिल होने के लिए एक सुरंग जैसी जगह से बाहर निकलते दिखाई दिए, जिनमें कुछ ड्रोन मिसाइलों से भी लैस नजर आए। ईरान ने दावा किया कि उसके ये ड्रोन पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखते हैं। खबर है कि 2 दिन तक चलने वाली मिलिट्री ड्रिल में 150 ड्रोन शामिल होंगे, जिनकी मदद से ईरान जमीन के साथ ही समंदर में भी शक्ति प्रदर्शन करेगा। और ईरान की इस ड्रिल से अमेरिका के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो पहले ही ईरान पर रूसी सेना के अधिकारियों को इन घातक ड्रोन की ट्रेनिंग देने का आरोप लगा चुका है, जिनमें कई ड्रोन दुश्मन पर मिसाइल दागने की भी ताकत रखते हैं। इसीलिए रूस और ईरान के बीच ड्रोन के सौदे ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। उसे शक है कि ईरान जल्द ही रूस को सैकड़ों ड्रोन देने की तैयारी कर रहा है, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में उसके लिए संकट मोचक साबित हो सकते हैं। असल में अमेरिका आधुनिक हथियारों के साथ ही अपने स्विच ब्लेड और फीनिक्स जैसे घातक ड्रोन यूक्रेन भेज रहा है। अमेरिकी ड्रोन की मदद से ही जेलेंस्की की सेना ने रूसी सैनिकों और उनके टैंकों को कई बार नेस्त नाबूद करने का दावा किया। अब अमेरिका की परेशानी यह है कि अगर रूस को भी ईरान ने बड़ी संख्या में ड्रोन दे दिए तो फिर यूक्रेन के लिए जंग और मुश्किल हो जाएगी। अनुव्रत मंडल मामले में वकीलों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। कलकत्ता हाईकोर्ट और पश्चिम बंगाल में कुछ जिला अदालतों के वकीलों ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल मामले को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की। आरोप है कि इस मामले की सुनवाई कर रहे जज को जमानत न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई थी। देहरादून की सड़कों पर विवादास्पद वीडियो बनाने के आरोप में घिरे यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर उत्तराखंड पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक आदमी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेटी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाने और लोगों को धमकाने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साउथ वेस्ट दिल्ली के पालम थाना इलाके में महिला कांस्टेबल ने खुदकुशी की है। महिला बसंत विहार पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात थी और महावीर एनक्लेव में अपने घर के अंदर उसने फांसी लगाकर जान दी। मामले की जांच की जा रही है। खुदकुशी के कारणों के बारे में अभी पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। तो महिला सिपाही ने आत्महत्या की है, घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। आत्महत्या क्यों की है, इसके कारणों की जांच में पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं। जो फिलहाल शुरुआती जानकारी निकल करके सामने आई है, उसमें ये पता लगा है कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन महिला सिपाही ने आत्महत्या की है। उसके बाद से महकमे में हड़कंप है। घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। परिवार वालों से भी बातचीत की जा रही है, क्या कारण रहे हैं, ऐसी कौन सी परेशानी थी जिस वजह से महिला सिपाही ने आत्महत्या की है, इसके कारणों की पड़ताल में पुलिस अब जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां सेक्टर 80 में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेज थी कि आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। सूचना मिलते ही दमकल की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो नोएडा सेक्टर 80 की यह घटना है, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है।
दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग काफी भीषण है, लपटों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है। और ये भी जांच का विषय है कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी कौन कौन लोग मौजूद थे और आग कैसे लगी। 80 नोएडा में ये आग लगी हुई है। लगभग 1.5 घंटे से ऊपर समय हो चुका है। अधिक गाड़ियां हमारी यहाँ मौके पर है जो बारी बारी से पानी भर के ला रही हैं और आग बुझाने का कार्य कर रही है। राजस्थान के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। उदयपुर में बाढ़ के पानी में पति पत्नी बह गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उदयपुर के पास एक गांव में बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इस बीच बाइक से पुल पार करने की कोशिश कर रहा दंपति नदी में जा गिरा और नदी के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। गोताखोर नदी में कूदकर पति पत्नी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों का पता नहीं चल पाया है। एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाया चीन नेपाल के जरिए बड़ी साजिश रच रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल में बड़ी संख्या में बैठे चीनी नागरिक भारतीयों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा नेपाल में ही एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है, जिसकी मदद से वो भारतीयों को निशाना बनाते हैं, उन्हें कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। वहां चीनी लोगों का ये काला कारोबार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि नेपाल पुलिस के माथे पर भी पसीना आ गया है। चीन के इस जाल को तोड़ने के लिए पिछले महीने की 26 जुलाई को नेपाल पुलिस ने एक कॉल सेंटर पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक चीन के रहने वाले लोग उस कॉल सेंटर को चला रहे थे। छापे के बाद नेपाल की पुलिस ने एक चीनी नागरिक समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से करीब 83,000 नेपाली रुपए बरामद किए गए। इसके साथ ही 262 लैपटॉप और 748 डेस्कटॉप जब्त किए गए थे और दावा किया गया कि इस कॉल सेंटर की मदद से चीन के रहने वाले लोगों ने बड़े पैमाने पर भारतीयों को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि चीन के नागरिकों ने नेपाल में ऐसे कई कॉल सेंटर बना रखे हैं जिनका इस्तेमाल करके वो भारतीयों को ज्यादा ब्याज पर लोन देते हैं और इसके लिए वो लोन ऐप का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि लोन ऐप के जरिए पहले भारतीयों को कर्ज दिया जाता है और फिर उसकी वसूली के लिए बुरी तरह डराया धमकाया जाता है। लेकिन भारत के खिलाफ इस पूरी साजिश में किसी तरह चीन का नाम ना आए, इसकी भी पूरी प्लानिंग रहती है। नेपाल पुलिस के मुताबिक वहां कॉल सेंटर चलाने वाले चीनी नागरिक किराए पर लिए गए मकान के मालिक को अलग से पैसे भी देते हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। यही नहीं, वो आसपास रहने वाले नेपाल के लोगों से दोस्ती भी गांठ लेते हैं जिससे उनके काले धंधे के बारे में कोई जान न सके। सबसे खास बात यह कि चीनी नागरिक कॉल सेंटर भी नेपाल के रहने वाले लोगों के नाम पर ही चलाते हैं और ऐसा करके वो पर्दे के पीछे से इस पूरे कारोबार को नेपाल की जमीन पर बैठकर बड़ी आसानी से चलाते हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक वहां चीनी नागरिकों की गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि वो चाइना टाउन बन गया है, यानी नेपाल के हर हिस्से में चीनी लोगों ने अपने पैर पसार दिए हैं। लेकिन नेपाल के जरिए चीन की ये कोई पहली साजिश नहीं है। वो वहां रेल नेटवर्क बिछाकर भी भारत को घेरने की तैयारी में जुटा है। इसके साथ ही वो नेपाल को कर्ज के जाल में फंसाकर भारत के पड़ोस में पैठ बनाना चाहता है। असल में चीन भारत और अमेरिका की अक्टूबर में होने वाली एक ड्रिल से भी बौखलाया हुआ है। युद्ध का यह अभ्यास उत्तराखंड के औली में होने वाला है। पहले दोनों देश चीन की सीमा से 300 किलोमीटर दूर सैन्य अभ्यास करते थे, लेकिन इस बार ये मिलिट्री ड्रिल उससे केवल 100 किलोमीटर दूर होगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से परेशान चीन भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रच रहा है। 2 महीने में 5G सेवाएं लॉन्च हो जाएंगी। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिर ऐलान किया कि अक्टूबर तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी। साथ ही उम्मीद जताई कि अगले 2 से 3 साल में देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। By October, 5G we should be launching. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में बने स्मृति वन म्यूजियम का रविवार को उद्घाटन करेंगे। ये म्यूजियम 26 जनवरी 2001 को कच्छ में आए भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कई महिलाओं से ठगी करने के आरोप में अफ्रीकी मूल के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग एक लड़के की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग उस लड़के की चप्पल और बेल्ट से पिटाई करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक लड़के पर दनादन बेल्ट और डंडे बरसाते दिखाई दिए। इस बीच वो लड़का उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा और उसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों का दिल नहीं पसीजा और वो लगातार उसे डंडे और बेल्ट से पीटते रहे। हद तो तब हो गई जब उनमें से एक ने बेल्ट से उसका गला दबाने लगा। इस घटना के बाद पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई।
आरोप है कि आरोपियों ने नौकरी के नाम पर पैसे मांगे थे, लेकिन उस लड़के ने जब पैसे नहीं दिए तो उसकी पिटाई कर दी। हरियाणा के सोनीपत में कुल्हाड़ी गैंग के आतंक पर पेट्रोल पंप के मालिकों का गुस्सा भड़क गया। बताया गया कि वहां बीते 15 दिनों में लूट की 5 वारदात हुई और अलग अलग पेट्रोल पंप से बदमाश अच्छी खासी रकम लूटकर फरार हो गए, जिसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि 2 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जिन्होंने वहां मौजूद एक कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से हमला बोला। ऐसे में वहां मौजूद बाकी लोग दहशत में आ गए। वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद वो बदमाश पकड़े जाने के डर से वहां से भाग खड़े हुए। एक दूसरी फुटेज में भी दिखा कि 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर बात कर रहे एक शख्स को अपने निशाने पर ले लिया। वो उससे पैसे छीनकर फरार हो गए। एक के बाद एक बढ़ती घटनाओं से कई पेट्रोल पंप के मालिकों का पारा चढ़ गया और उन्होंने शहर की सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पेट्रोल पंप मालिकों ने फैसला लिया कि वो एक दिन के लिए सोनीपत में सभी पेट्रोल पंप बंद रखेंगे और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो 28 अगस्त यानी 3 दिन बाद से हड़ताल शुरू कर देंगे कि सरकार इन बदमाशों को तुरंत पकड़े और हमें इस भय के माहौल से मुक्त करे। इस मामले में बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने भरोसा दिया कि पुलिस जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी। जो भी है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी गैंग का आतंक 10 अगस्त के बाद से देखा जा रहा है, जिससे शहर के सभी पेट्रोल पंप के स्टाफ दहशत में है। हेमंत सोरेन की गद्दी पर संकट खड़ा हो गया। चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस को सौंप दी। खबर है कि इसमें लाभ के पद के आरोपों में घिरे हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई। अब चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर कानूनी राय लेने के बाद राज्यपाल सुबह कोई फैसला ले सकते हैं। आरोप है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर खनन पट्टे जारी करवाए। बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने इस मामले में सोरेन के खिलाफ फिर कार्रवाई की मांग उठाई। कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा और इन आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दिया। पटकथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी गई। इधर बिहार के दरभंगा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग चोरी के आरोप में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई करते नजर आए। मारपीट की इस घटना की वजह से वो आदमी बुरी तरीके से घायल हो गया। और इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कमरे में कुछ लोग एक आदमी के हाथ पैर बांधकर उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते नजर आए। इस बीच वो आदमी मार से बचने की कोशिश करता दिखा, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों ने उसे पीटना बंद नहीं किया। हद तो तब हो गई जब वो लोग उस आदमी को कमरे से पीटते हुए सड़क पर ले गए और वहाँ भी उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस घटना में वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस सारा बयान उनको लेके संबंधित जहाँ घटना घटी है वहाँ पर भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूरोप इस वक्त पिछले 500 साल के सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। मतलब ये कि यूक्रेन में चल रही जंग से परेशान यूरोप का कुदरत भी सख्त इम्तिहान ले रही है, क्योंकि यूरोप की कई अहम नदियां सूखने की नौबत है। नदियों का पानी तलहटी के करीब पहुंचने लगा है। नदियों के जरिए होने वाले काम धंधे ठप पड़ चुके हैं। नदियों के रास्ते जो माल ढोने वाले जहाज चला करते थे वो भी ठप पड़े हैं। कई जगहों पर तो पीने के पानी की भी किल्लत होने लगी है। ऊपर से पानी पर निर्भर मछलियां और समुद्री जीवों के मरने की खबरें हैं। गर्मी का हाल यह है कि यूरोप में हीट स्ट्रोक के मामले सामने आने लगे हैं। कुदरत की ये मार यूरोप पर तब पड़ी है जब यूक्रेन की जंग ने वैसे ही उसे बेहाल किया हुआ है। पूरा यूरोप नेचुरल गैस की किल्लत झेल रहा है। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल होने लगा है। उसी वक्त गर्मी सालों के नहीं बल्कि सदियों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये किसी अनुमान पर आधारित रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन की सूखे पर रिसर्च करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल ड्रॉट ऑब्जर्वेटरी। ये संस्था सूखे और गर्मी का सदियों पुराना रिकॉर्ड रखती है, जिसका दावा यह है कि यूक्रेन में पिछले करीब 500 साल से ऐसा भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा था। 1540 में यूरोप में साल भर तक बारिश नहीं हुई थी। उस वक्त सूखे की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी। अनुमान लगाया गया है कि इस बार का सूखा उतना लंबा तो नहीं होगा, लेकिन नवंबर तक राहत मिलने के आसार भी नहीं। हर साल जितनी औसत बारिश यूरोप में होती है, आंकड़े बताते हैं कि इस साल उसका करीब 35% ही बारिश हुई है। इसके अलावा लगातार तापमान भी ऊंचा बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को घरों में एसी चलाने की जरूरत पड़ने लगी, जिसके लिए ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ रही है। और यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से यूरोप पर सबसे बड़ी आफत बिजली की ही है, क्योंकि नेचुरल गैस की किल्लत है और गैस के बिना बिजली बनाना भी मुश्किल है। ऊपर से पानी की भी कमी।
नतीजा यह है कि पानी से बनने वाली बिजली भी 20% कम हो चुकी है। इस वक्त यूरोप की डेन्यूब और राइन जैसी बड़ी और अहम नदियों में भी पानी का स्तर काफी कम हो चुका है। ऊपर से चेतावनी है कि नवंबर तक हालात काबू में नहीं आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो साफ है कि यूरोप को रूस से भी ज्यादा खतरा कुदरत से है, क्योंकि सूखे का असर फसलों पर होना तय है। फसलों पर असर पड़ा तो अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ेगी। इसीलिए यूरोपियन यूनियन अब सूखे से निपटने के लिए नया एक्शन प्लान बनाने में लगी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर पंजाब पुलिस सवालों में गिर गई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी, जिसमें कहा गया कि तब फिरोजपुर के एसएसपी ने प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी की रिपोर्ट को सरकार के पास भेज दिया और उसके आधार पर फैसला लेने को कहा। इससे पहले जनवरी में पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा में चूक के आरोप लगाए गए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही को बड़ी साजिश बताया। फिरोजपुर के एसएसपी पूरी तरह से विफल हुए प्रधानमंत्री जी की यात्रा में सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। यहाँ नौचंदी थाना क्षेत्र में चोरों ने गहने की दुकान में सेंध लगाकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर गहने के शोरूम का बिन शटर खोले सुरंग बनाकर दुकान के अंदर घुसा और लाखों के गहने चुरा ले गया। ताले के अंदर से घुस के और दुकान के अंदर घुस के जो भी इनके शोकेस में और जो इनकी सामने अलमारियों में सामान लगा हुआ था सारा निकाल लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने दुकान के अंदर पहुंचकर सबूत जुटाए और आरोपी को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिंदा पकड़े गए एक आतंकी ने कबूल किया कि पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हमले की बड़ी साजिश रची गई थी। इस आतंकी को सुरक्षा बल ने उस वक्त पकड़ा जब वो अपने साथियों के साथ मिलकर घुसपैठ की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने उसके 2 साथियों को मार गिराया, जबकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उस आतंकी ने यह माना कि पाकिस्तानी सेना के कहने पर वो लोग भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाने वाले थे। किसने भेजा था? चौधरी यूनुस ने। वो कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? गिरफ्तार आतंकी ने इस बात की भी जानकारी दी कि पाकिस्तानी सेना में कर्नल रैंक का एक अधिकारी उन्हें निर्देश दे रहा था और इस काम के लिए उन्हें 30-30 हजार रुपए दिए गए थे। और इसके साथ ही गिरफ्तार आतंकी ने यह भी कबूल किया कि उसने कई बार भारतीय सेना की चौकियों की रेकी भी की थी ताकि मौका मिलते ही वो अपनी साजिश में कामयाब हो सके। और इसी प्लान के तहत 4 से 5 आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की तैयारी में थे। हालांकि सुरक्षा बल ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उनमें 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान गिरफ्तार किए गए आतंकी को भी गोली मारी गई, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही कि गोली उसके कंधे और पैर में लगी, जिससे उसकी जान बच गई। मिलिटेंट है, फिदाइन हमलावर है और इस समय राजौरी के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। सुरक्षा बल के जवान अब उन आतंकियों को पकड़ने में जुटे हैं जो इस मुठभेड़ में भाग निकले थे। वहीं मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन्ना ने बताया कि कमेटी ने 29 फोन की जांच की, जिनमें 5 में उसे मैलवेयर मिला। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि यह नहीं कहा जा सकता कि पेगासस की वजह से ये मैलवेयर है। साथ ही सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि केंद्र ने इस मामले की जांच में सहयोग नहीं किया। अदालत में सुनवाई के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से पेगासस मामले में माफी मांगने की मांग की। देशद्रोह का मामला है, राजद्रोह का मामला है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? इधर बिहार के सिवान से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग गेटमैन की पिटाई करते दिखाई दिए। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी की बेरहमी से पिटाई करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक महिला कुछ लोगों के साथ मिलकर उस आदमी पर थप्पड़ बरसाती दिखाई दी। आरोपी की ट्रेन पास करवाने के लिए गेटमैन ने रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी, जिसे खुलवाने के लिए कुछ लोग अंदर घुस आए और उस पर रेलवे क्रॉसिंग खोलने के लिए दबाव बनाने लगे। लेकिन जब उसने रेलवे क्रॉसिंग खोलने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खबर है कि एनआईए को भारत में आतंक के एक हाईटेक नेटवर्क का पता चला है, जिसमें आईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन नए नए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के बाद उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों आतंकी संगठनों ने भारत में स्लीपर सेल का जाल बिछा रखा है, जो आतंक के इस हाईटेक नेटवर्क का हिस्सा है और हर बड़ी घटना से पहले मोबाइल ऐप के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, जिसे बाद में डिलीट कर दिया जाता है।
सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए को ये जानकारी मिली कि आईएस और अलकायदा ने ऐप के जरिए कम्युनिकेशन का ये नया तरीका अपनाया है, जिससे भारत में बम धमाके करने और युवाओं को भड़काने से जुड़ी साजिश रची जाती है और मिशन पूरा होते ही ऐप को मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया जाता है। क्योंकि ऐप आप खुद बनवाते हैं, नियंत्रण पूरा आपके पास है, और जैसे वो ऑपरेशन खत्म हो जाता है उस ऐप को डिलीट कर दिया जाता है। खबर है कि एक मामले की जांच के दौरान एनआईए को पता चला कि ऐप के जरिए संवाद का यह नेटवर्क गुजरात, यूपी, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और बिहार में फैला हुआ है और इससे 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। खबर है कि एनआईए को इस हाईटेक नेटवर्क के बारे में तब पता चला जब उसने एक कॉल में हुई बातचीत को डिकोड किया, जिससे पता चला कि यह सारा जाल पिछले 2 साल में बुना गया और भारत में पहले स्लीपर सेल के लोगों ने दूसरे लोगों तक भड़काऊ बातें पहुंचाई। इन लोगों को पकड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये काम हो जाने के बाद सबूत ही नहीं छोड़ते, क्योंकि आईएस और अलकायदा जो ऐप बनवाते हैं वो नॉर्मल इंटरनेट के जरिए नहीं बल्कि डार्क नेट की मदद से डेवलप किया जाता है, यानी इंटरनेट की दुनिया का वो हिस्सा जिसके बारे में पता करना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि डार्क नेट में ऐसी वेबसाइट होती हैं जो आम लोगों को दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि उनकी आईपी एड्रेस डिटेल को जानबूझकर छिपाया जाता है और केवल सही टूल का इस्तेमाल करके ही उन्हें देखा जा सकता है, यानी सर्वर की डिटेल ढूंढना या ट्रैक करना मुश्किल होता है और ये काम तब और कठिन हो जाता है जब डार्क नेट के जरिए डेवलप किया गया ऐप डिलीट कर दिया जाता है। डार्क नेट पर बहुत अनोनिमस मोबाइल ऐप डेवलपर्स होते हैं जिनकी आइडेंटिटी आपको नहीं पता। एनआईए ने भारत में ऐसी ही आतंकी साजिशों का पर्दाफाश किया है, जो टेंशन की बात है क्योंकि आतंकी अपने पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ते। सूत्र बता रहे हैं कि पिछले 2 साल में ऐसे ऐप के जरिए 14 घटनाओं को अंजाम दिया गया और आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाली बात है। मोबाइल सिम एप्लीकेशन और अब मोबाइल एप्लीकेशन ये आतंकियों का नया हथियार है। ऐप के जरिए जिससे वह संवाद करते हैं तो चुनौती बढ़ गई है सुरक्षा एजेंसियों के सामने। हाईटेक दुनिया में आतंकियों ने भी आतंक का हाईटेक जाल बुनना शुरू कर दिया है। उसकी प्लानिंग इस जाल में भारत को भी फंसाने की है। खबर है कि आईएस और अलकायदा को इसमें जमातुल मुजाहिदीन और लश्कर इस्लाम जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों का भी साथ मिल रहा है, यानी भारत के सामने एक नहीं बल्कि कई आतंकी संगठनों से निपटने की चुनौती है, क्योंकि इस बार वो ऐसी चाल चल रहे हैं कि चाल चलने वाला कब भीड़ में गुम हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने पीछे न डेटा छोड़ेगा और न उसे ट्रैक करने का कोई जरिया। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो गया। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। यूपी के वाराणसी में मॉडल और यूट्यूबर ममता राय के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उन पर एक वीडियो में अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के निर्देश के बाद दिल्ली में सरकारी दफ्तरों की कैंटीन में जंक फूड बंद करने के निर्देश दिए गए। इसकी शुरुआत सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में की गई। सभी मंत्रालयों की कैंटीन में हेल्दी फूड प्रमोट किया जाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज रफ्तार कार अचानक से नाले में जा गिरी, जिसके बाद कार सवार को लोगों ने नाले से बाहर निकाला। बस गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, वरना जिस तरह से अचानक से कार पास में बने बड़े से नाले में गिरी, चीख पुकार मच गई। वहीं मौके पर मौजूद लोग जमा हो गए और नाले के पानी में कूद पड़े। दूसरी तरफ कार सवार मदद की गुहार लगाता रहा। ऐसे में नाले के अंदर ही कार का दरवाजा खोलकर कार सवार को बाहर निकाला, जिसके बाद क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। बताया गया कि इलाके के रहने वाले मुकेश पोरबाल कार चलाना सीख रहे थे। इसी बीच काफी दूर तक गाड़ी चलाते रहे, लेकिन अचानक से ही कार उनके नियंत्रण से बाहर हो गई और फिर सामने बने बड़े नाले में गिर गई और मुकेश कार समेत नाले में गिर गए। केंद्र सरकार देश भर के सभी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग को खत्म करने की तैयारी में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इस योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है, यानी जल्द ही लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले जैम से मुक्ति मिल सकती है। सरकार का प्लान है कि टोल प्लाजा पर लगे हाईटेक कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट की फोटो खींच लेंगे, जिसके बाद वो गाड़ी जिसके नाम से भी रजिस्टर्ड होगी उसके बैंक खाते से टोल का पैसा वसूल लिया जाएगा। मतलब ये कि टोल प्लाजा को पार करते वक्त रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वहां लगने वाले जैम से भी निजात मिलने की संभावना है। असल में केंद्र सरकार ने 2019 में ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके मुताबिक नई गाड़ियों पर हुई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को जरूरी कर दिया गया था और इसी के तहत सरकार ने अब टोल प्लाजा पर कैमरे लगाने की तैयारी कर ली है, ताकि जब ये योजना पूरी तरह अमल में आए तब लोगों को टोल प्लाजा पार करते वक्त किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कई गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। ऐसे में जब ये गाड़ियां टोल प्लाजा पर पहुंचेंगी तो उन्हें वहां रुकना पड़ेगा,
जिसकी वजह से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वालों को मुश्किल हो सकती है। लेकिन खबर है कि सरकार ने इससे निपटने का भी प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत सरकार एक बिल लेकर आएगी जिसमें एक तारीख तय की जाएगी ताकि लोग उस तय वक्त में अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। असल में टोल प्लाजा पर लगने वाले जैम से लोगों को बचाने के लिए ही फास्टैग का नियम पिछले साल लागू किया गया था। सरकार को इससे बड़ा फायदा भी हुआ। आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वक्त में कुल टोल कलेक्शन का 97% फास्टैग के जरिए ही होता है। लेकिन जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं है उनकी वजह से टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जैम की समस्या खड़ी हो रही। वहीं कई गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जिनमें फास्टैग तो लगा होता है लेकिन कम बैलेंस होने की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है, क्योंकि कई बार टोल प्लाजा पर इंटरनेट सही ढंग से काम नहीं करता, जिससे लोग फास्टैग को रिचार्ज नहीं करा पाते। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए ही सरकार ने फास्टैग को खत्म करने का मन बना लिया है और इसकी जगह बैंक खाते से लिंक की गई नंबर प्लेट का नियम लागू करने की तैयारी है, ताकि जब कोई भी टोल प्लाजा से गुजरे तो उसे थोड़ी देर के लिए भी वहां रुकना न पड़े। बाढ़ पर प्रधानमंत्री ने वाराणसी के अफसरों से जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बाढ़ के हालात पर वहां के डीएम और दूसरे अधिकारियों से फोन पर बात की। साथ ही उन्होंने सभी जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाने को भी कहा। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर को देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करेंगे। एचएस प्रणॉय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, लेकिन हड़कंप उस वक्त मच गया जब उसी नदी में बीचों बीच एक बड़ा सा मगरमच्छ तैरता दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और नदी की चारों तरफ कटीली झाड़ियां लगाकर मगरमच्छ को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू किया। बताया गया कि जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का कटाव तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बसे कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में एक आदमी ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाली एक महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया गया कि महिला ने उस आदमी के साथ रहने से मना किया था, जिससे नाराज होकर उसने उस पर हमला कर दिया। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में वो आदमी पेट्रोल पंप की दीवार को कूदकर अंदर घुसता दिखाई दिया। धारदार हथियार के साथ आए उस आदमी को जैसे ही महिला ने देखा, वो जान बचाने के लिए भागी, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और फिर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी महिला को बचाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन गुस्साया हुआ वो आदमी धारदार हथियार से लगातार हमला करता रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद महिला भागने में कामयाब रही, पर उस आदमी ने उसे दोबारा पकड़ लिया और फिर जमीन पर गिराकर वार करने लगा। लेकिन इस दौरान वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे देखकर वो फरार हो गया। बताया गया कि हमला करने वाले आदमी और महिला के बीच पहले से जान पहचान थी, लेकिन जब महिला ने उसके साथ रहने से मना कर दिया तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला को काफी चोट आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार में भी बाढ़ से बुरा हाल है। खगड़िया इलाके में गंगा और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आसपास के गांव वालों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। जलस्तर की लगातार बढ़ोतरी है और लोग जो हैं अपने जान को जोखिम में डालकर आना जाना, छोटी से छोटी कार्यों के लिए खगड़िया जाना, बाजार जाना, तो नाव का सहारा लेना पड़ता है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। बाढ़ से निपटने की हर स्तर पर तैयारी है। उधर अमेरिका के एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी एक रिसर्च का दावा है कि पृथ्वी की लाइफलाइन सूरज ही उसका काल बन जाएगा। इस रिसर्च ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सामने आया है कि हमारे सौर मंडल का विशाल सूरज इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि अपने करीब मौजूद बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को पूरा का पूरा निगल सकता है, शायद पृथ्वी को भी। यानी जो सूरज इस धरती पर जीवन को सींचता है, एक दिन वो सूरज ही पृथ्वी को मौत दे देगा। रोशनी, गर्मी और ऊर्जा देकर पृथ्वी पर जिंदगी मुमकिन करने वाला सूरज ही उसे अपना शिकार बना लेगा। सूरज गर्म गैस और प्लाज्मा का बड़ा सा गुब्बारा है, जिसके कोर का करीब 74% हिस्सा हाइड्रोजन गैस से बना है। लेकिन दावा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सूरज की ये हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी और विशाल सूरज का साइज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अभी इसमें डरने की ज्यादा बात नहीं, क्योंकि ऐसा हाल में नहीं होने वाला। इस काम को होने में 500 करोड़ साल लगेंगे। अगले 500 करोड़ साल में सूरज की हाइड्रोजन गैस लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं रेड जायंट फेज, मतलब सूरज रेड जायंट बन जाएगा, यानी ऐसा सितारा जो अपने जीवन की आखिरी घड़ी में होगा।
हाइड्रोजन खत्म होने की वजह से सूरज अपने मौजूदा रेडियस से लगभग 200 गुना तक फैल जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि बुध और शुक्र ग्रह पूरे के पूरे सूरज के अंदर समा जाएंगे। लेकिन पृथ्वी का हश्र क्या होगा उसके बारे में वैज्ञानिकों की एक राय नहीं है। यह साफ नहीं है कि सूरज पृथ्वी को निगलेगा या नहीं। हो सकता है कि पृथ्वी बच जाए, लेकिन उसका होना या ना होना एक ही बराबर होगा, क्योंकि धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि उस पर कोई जीव बचेगा ही नहीं। सुनने में यह बहुत ही भयानक खगोल घटना लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज जैसे सितारे की अपने ही ग्रहों को निगलने की यह प्रक्रिया स्टार सिस्टम के जीवन काल में आम है। उल्टा वैज्ञानिकों को तो इस स्टडी में भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि इससे पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश में मदद मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि सूरज का बढ़ता साइज सिर्फ और सिर्फ तबाही ही मचाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि अभी सूरज से काफी दूर मौजूद बृहस्पति और शनि जैसे ठंडे ग्रहों पर जिंदगी की संभावना मुमकिन। सीबीआई की तरफ से मिली है कि वो अपने किसी भी आवास पर नहीं है, उनके सभी फोन बंद बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, मूसेवाला हत्याकांड से सुर्खियों में आया गैंगस्टर गोल्डी बरार ने एक और हत्याकांड को अंजाम देने का दावा किया है। गोल्डी बरार ने अपने दुश्मन गैंग बम्बिहा गैंग के गुर्गे मनदीप की हत्या कर दी है। इस हत्या को फिलीपींस में अंजाम दिया गया है। हत्या के बाद सोशल साइट्स पर हत्या के कबूलनामा का ऑडियो भी गोल्डी बरार गैंग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मनदीप की हत्या उनके गैंग ने ही की है। इतना ही नहीं, आगे भी इस तरह से दूसरे गैंगस्टरों को मारने की धमकी दी गई है। तो फिलीपींस में गैंगस्टर मनदीप को मारा गया है। गोल्डी बरार गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बाकायदा इसको लेकर के एक ऑडियो भी जारी किया जाता है। गोल्डी बरार जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सुर्खियों में आया, गोल्डी बरार ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और अब बम्बिहा गैंग के मनदीप को मारा है। ये भी ऑडियो क्लिप में कहा गया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई उनकी तरफ से की जाएगी। तो फिलीपींस में मनदीप की हत्या के बाद एक ऑडियो सामने आया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मनदीप की हत्या गोल्डी बरार गैंग ने करवाई है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो में मूसेवाला हत्याकांड जैसी वारदात को फिर से अंजाम देने का जिक्र किया गया है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है और जिसमें फिलीपींस में हत्याकांड का जिक्र तो है ही, साथ ही बदला लेने की धमकी दी जा रही है। ऑडियो में एक आदमी अपना नाम दीपक मुंडी बता रहा है और दावा कर रहा है कि मनदीप की हत्या फिलीपींस में गोल्डी बरार ने करवाई है। राम राम भाई, सब ने जय बलकारी। दीपक मुंडी बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। ये जो मनदीप धारीवाल फिलिप्स ने जो अपना भाई गोल्डी बरार ने मरवाया है। जिस गैंगस्टर की हत्या फिलीपींस में हुई है वो मनदीप दरअसल बम्बिहा गैंग का शूटर बताया जाता है और बम्बिहा गैंग और गोल्डी बरार के बीच दुश्मनी बताई जाती है। इसमें आगे फेक एनकाउंटर का जिक्र किया गया। ये जो अपना मन्नू और रूपा भाई को फेक एनकाउंटर करे, इसको बहुत जल्द बदलाव होगा। ऐसा बदलाव होगा ये जो इतिहास का परिणाम लिखा जाएगा। इसमें जो आदमी बोल रहा है उसने अपना नाम दीपक मुंडी बताया, जो गोल्डी बरार गैंग का शूटर है और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम आया था। ऑडियो में मूसेवाला हत्याकांड का जिक्र करते हुए बदला लेने की धमकी देता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की कुर्सी की दावेदार लिज ट्रस ने दावा किया कि वो परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले रूस ने ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी दी थी, जिसके बाद अब पीएम पद की सबसे मजबूत दावेदारों में एक लिज ट्रस ने यह साफ कर दिया कि अगर वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी तो परमाणु युद्ध से भी नहीं कतराएंगी। असल में कुछ दिन पहले रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर यह दावा किया गया था कि परमाणु हमले का पहला टारगेट कीव नहीं बल्कि लंदन होगा, जिसके बाद से ही ब्रिटेन परमाणु हमले के हाई अलर्ट पर है और अब पीएम पद की दावेदार लिज ट्रस ने भी इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। जिसके बाद परमाणु युद्ध की सुगबुगाहट फिर तेज हो गई। असल में ब्रिटेन के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उनसे परमाणु युद्ध से जुड़ा सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमले की स्थिति में पलटवार कोई विकल्प नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर रूस उनके देश की तरफ आंख उठाता है तो उसे माकूल जवाब देने से वो पीछे नहीं हटेंगी। बिहार में नए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहे। बिहार विधान परिषद में उपसभापति के पद के लिए आरजेडी नेता रामचंद्र पूर्वे ने भी अपना पर्चा भर दिया। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के खिलाफ दूसरे दिन भी सीबीआई की कार्रवाई जारी रही। सीबीआई की टीम सुनील सिंह की पत्नी के साथ पटना में एसबीआई बैंक पहुंची और उनके खातों और लॉकर को खंगाला। बीजेपी नेता और टिकटॉक
टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार आज होगा। गोवा से सोनाली फोगाट का शव हरियाणा के हिसार पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। दरअसल 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत गोवा में हुई थी। आज सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार होगा हिसार में, उनके फार्म हाउस पर अंतिम संस्कार होगा। सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। गोवा से उनके शव को हिसार लाया गया है। उनके भाई ने गोवा से शव को हिसार लेकर के आए हैं। परिवार ने हत्या का शक जाहिर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अभी वो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग भी करते हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का शव गोवा से हरियाणा के हिसार पहुंच गया और जहां आज हिसार के फार्म हाउस पर सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिसार के ढूंढर में बने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर उनका शव रखा गया, जहां अंतिम दर्शन होंगे, जिसके बाद आज सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले गोवा से सोनाली फोगाट का शव फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया गया और फिर गाड़ी के जरिए दिल्ली से हिसार रवाना हुआ था। गोवा से सोनाली फोगाट के शव को लाने के लिए उनके परिवार वाले पहुंचे थे। उनके शव को लाने की पूरी प्रक्रिया उनके भाई ने निभाई। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत 23 अगस्त को गोवा में हुई थी। शुरुआत में इसे हार्ट अटैक से मौत बताया गया था, लेकिन परिवार वालों ने मौत की वजह पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद गोवा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं सोनाली फोगाट के साथ गोवा गए उनके पीए सुधीर सांगवान और स्टाफ सुखविंदर वासी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। एक तरफ गोवा पुलिस जांच कर रही है, तो वहीं सोनाली फोगाट के परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग करने लगे हैं। गोवा से दिल्ली सोनाली फोगाट का शव लेकर पहुंचे उनके भाई ने साफ किया कि वो फिलहाल गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो सीबीआई जांच की मांग करेंगे, क्योंकि अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया है और आगे उम्मीद है, अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देती तो आगे की आगामी कार्रवाई जो सीबीआई जांच है या जो भी है हम उसके लिए तैयार है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ कर दिया कि सोनाली के परिवार को न्याय मिलेगा और अगर वो चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो तो सीबीआई से भी जांच करवाई जाएगी। जैसे ही ये रिपोर्ट्स आएगी वहाँ से, और यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ भी भेज रहे हैं और परिवार के लोग भी आएंगे, तो जैसा परिवार संतुष्ट होगा वैसा हम करेंगे। दरअसल मौत के 3 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। इसके अलावा उनके शरीर पर पंच यानी मुक्का मारने के निशान भी मिले हैं। इसी को आधार बनाकर सोनाली के परिवार वाले हत्या का शक जाहिर कर रहे हैं। परिवार के साथ साथ सबको सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, जो सामने आ गई है। दरअसल मौत के 3 दिन बाद सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सोनाली के शरीर पर जख्म के निशान पाए गए हैं, साथ ही शरीर पर पंच के निशान भी पाए गए हैं। इसके साथ ही केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के लिए बिस्तरा रिजर्व भी किया गया है। केमिकल एनालिसिस से पता चल सकेगा कि सोनाली फोगाट की बॉडी में कोकीन या ड्रग्स तो नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गोवा पुलिस एक्शन में आ गई है, क्योंकि सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोट के निशान का जिक्र है। हालांकि इससे पहले दावा यह किया जा रहा था कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी, लेकिन मौत के 3 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसमें नया मोड़ आ गया। रिपोर्ट में सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। इसके अलावा उनके शरीर पर पंच यानी मुक्का मारने के निशान भी मिले हैं। रिपोर्ट में मल्टीपल ब्लंट फोर्स इंजरीज का जिक्र किया गया है, मतलब ये कि उन पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। हालांकि मौत की वजह अभी तक साफ नहीं है, इसीलिए केमिकल एनालिसिस भी करवाया जाएगा, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी या फिर उनकी किसी साजिश के तहत हत्या की गई थी। और इस मामले में गोवा पुलिस ने हत्या का केस भी दर्ज कर लिया। इस बीच सोनाली फोगाट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर उनके साथ डांस करते दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो 22 अगस्त का है, यानी ये वीडियो सोनाली फोगाट की मौत से कुछ घंटे पहले का है, क्योंकि दावा है कि उसी रात दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो गोवा के एक डिस्को का है, जिसमें सोनाली के साथ उनका पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर नजर आ रहे हैं। 36 सेकंड के इस वीडियो में काले रंग की ड्रेस पहने सोनाली के साथ दोनों डांस करते दिखे। थोड़ी देर बाद सोनाली डांस कर रहे दूसरे लोगों के बीच चली गई। उनके जाने के बाद सुखविंदर एक आदमी से अपना मोबाइल लेता नजर आया। मतलब ये कि डिस्को के अंदर डांस का ये वीडियो सुधीर सांगवान के दोस्त सुखविंदर ने ही किसी आदमी की मदद से बनवाया था, जिसे देखने से ये भी पता चल रहा है कि मौत से कुछ घंटे पहले तक सोनाली फोगाट बिल्कुल ठीक थी।
और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। दावा किया जा रहा है कि 22 अगस्त की रात रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सोनाली की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया गया, लेकिन उनके घर वाले लगातार उनकी हत्या किए जाने का दावा कर रहे हैं। उनका चेहरा बिल्कुल नीला, कान बिल्कुल नीले हुए हैं। यही नहीं, परिवार वालों ने सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर साजिश के तहत सोनाली की हत्या का आरोप लगाया है। परिवार की शिकायत के आधार पर गोवा पुलिस ने इस मामले में अब हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जेल पहुंचते ही अनुव्रत मंडल की तबीयत बिगड़ गई। गो तस्करी मामले में घिरे टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को तबीयत खराब होने के बाद आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उनकी जांच के बाद साफ किया कि अनुव्रत मंडल को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। आसनसोल में अस्पताल के बाहर जमा भीड़ ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के खिलाफ नारेबाजी की। खबर है कि ईडी ने बंगाल के शिक्षक भर्ती मामले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। ऐसे में अब ईडी उनके खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। इधर मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। और इसी बीच मुरैना के एक इलाके में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें सेना के जवान एक गर्भवती महिला को चारपाई पर लेटाकर नाव के पास ले जाते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने उस महिला को नाव पर बैठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बताया गया कि भारी बारिश से वहां बहने वाली चंबल नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आबकारी नीति पर मचे सियासी घमासान के बीच आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली सरकार विधानसभा में रेजोल्यूशन लाएगी। सत्र से पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। उधर आबकारी नीति पर विधानसभा में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। तो दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज है, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से आबकारी नीति को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है और जो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने के आरोप लगाए हैं, उसके बाद ये सत्र हंगामेदार रहेगा। बाढ़ में हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को सुरक्षित निकालने और उन पर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। इसका एक वीडियो भी सामने आया, उसमें सेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाते दिखाई दिए। वहीं एक दूसरे इलाके से आए वीडियो में सेना के जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर राहत कैंप पहुंचाया। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था, उसके माध्यम से उनको एयरलिफ्ट किया गया है और एयरलिफ्ट करके यहाँ पे मुरैना में उनको ठहराया गया है। मुरैना के कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके लिए लगातार सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर है कि चीन की नजर अब अफ्रीका के देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह करने पर है। खबर है कि चीन अब तंजानिया और जाम्बिया को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को नए सिरे से शुरू करेगा। इस काम में सैकड़ों करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। लेकिन चीन ने ऐलान किया है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेगा। पूरे अफ्रीका में किसी बाहरी ताकत के पैसे से बनने वाला ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। करीब 50 साल पुरानी जिस रेलवे लाइन की मरम्मत करने का दावा चीन ने किया है, वो काफी पहले दम तोड़ चुकी है। यहाँ तक कि अब उसकी कुछ खास जरूरत भी बाकी नहीं बची है। लेकिन फिर भी चीन की कोशिश एक बहुत बड़े निवेश की है। वो तंजानिया और जाम्बिया को सुनहरे सपने दिखाने में लगा है। जिस रेलवे ट्रैक को फिर से शुरू करने का दावा चीन कर रहा है, उसकी लंबाई 1860 किलोमीटर है। पहले से ये लाइन मौजूद तो है, लेकिन नई योजना के मुताबिक इस पूरे रूट पर नया ट्रैक बिछाया जाएगा। दावा यह है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए चीन के 50,000 मजदूरों को अफ्रीका में भेजने की जरूरत पड़ेगी। कितना खर्च और कितना वक्त इस सपने को हकीकत बनने में लगेगा, ये साफ नहीं है। लेकिन 50 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट बना, तब इसकी लागत भारतीय रुपयों में करीब 17,840 करोड़ आई थी और अब तो लागत इससे कम से कम 8 गुना ज्यादा आने का अनुमान है। इसलिए सवाल उठने लगा है कि आखिर चीन को अचानक अफ्रीका में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी। 50 साल पहले ये प्रोजेक्ट चीन नहीं बनाया था। ये रेलवे लाइन तंजानिया के पूर्वी छोर पर एक टापू से शुरू होती है। हिंद महासागर के बीच बने उस टापू का नाम है दार सलाम। इस टापू से शुरू होकर रेलवे लाइन पूरे तंजानिया को पार करती है और जाम्बिया पहुंच जाती है। जाम्बिया अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसका कोई भी बॉर्डर समुद्र से नहीं लगता। कई देशों की जमीनी सीमाएं जाम्बिया को घेरती हैं। मतलब ये कि अगर जाम्बिया को कोई भी माल समुद्र के रास्ते एक्सपोर्ट करना है तो उसे किसी न किसी पड़ोसी देश को पार करके समुद्र तक पहुंचाना पड़ता है। लेकिन ये जरूरत उस वक्त अहम थी जब अफ्रीका में रंग भेद चरम पर था। नक्शे में देखें तो जाम्बिया के नीचे यानी दक्षिण में है दक्षिण अफ्रीका
और आज का जिम्बाब्वे, जो उस वक्त रोडेशिया होता था। दोनों देशों में श्वेत सरकारें थीं। पश्चिम में नामीबिया का हाल भी ऐसा ही था, जो उस वक्त आजाद मुल्क नहीं था। इसलिए जाम्बिया ने तंजानिया के साथ एक गठजोड़ बनाया और दोनों देशों ने मिलकर रेल रूट तैयार करने की ठान ली। जाम्बिया के कारोबारियों के लिए यह रेल रूट वरदान था, क्योंकि इस रेल रूट के जरिए वो अपना माल सीधा हिंद महासागर में एक टापू तक पहुंचा सकते थे, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने तक माल पहुंचा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, तजारा की जरूरत कम होती चली गई। कभी दोनों अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा ये रेल रूट दम तोड़ने लगा। वजह एक नहीं बल्कि कई थी। साफ बात यह थी कि अफ्रीका में 90 के दशक में रंगभेद के खिलाफ बड़े आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचने लगे थे। ऊपर से नामीबिया और जिम्बाब्वे की आजादी के कारण कारोबारियों के लिए नए रास्ते खुल गए। उससे भी अहम बात यह कि अफ्रीकी देशों के लिए ज्यादा कारोबार एशिया की तरफ नहीं बल्कि यूरोप की तरफ होने लगा था। मतलब ये कि अफ्रीका के पूर्वी छोर की बजाय उनके लिए पश्चिमी छोर से समुद्र की तरफ जाना ज्यादा फायदेमंद होने लगा था। फिर कई ऐसे हाईवे भी बन गए जिन्होंने रेल रूट की अहमियत कम कर दी। ऊपर से तंजानिया और जाम्बिया के रिश्तों में भी पहले जैसी गर्माहट खत्म होने लगी थी। इसलिए धीरे धीरे इस रेल रूट ने दम तोड़ दिया। लेकिन अचानक जाम्बिया में मौजूद चीन के राजदूत ने इस रेल रूट पर बयान जारी कर दिया। चीन के राजदूत ने दावा किया कि इस रेल रूट को फिर से विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे साफ होने लगा कि चीन की दिलचस्पी रेल रूट में नहीं बल्कि उसके निशाने पर कुछ और है। माना जा रहा है कि अफ्रीका में चीन के 2 टारगेट हैं, एक तंजानिया में और दूसरा टारगेट जाम्बिया में। और दोनों ही टारगेट चीन के लिए अहम हो सकते हैं। लंबे वक्त से हिंद महासागर पर नजर गड़ाए बैठे चीन के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। अगर हिंद महासागर में किसी एक टापू पर चीन की पकड़ मजबूत हो जाए तो वो उसके लिए लॉटरी लगने से कम नहीं है। पहले ही श्रीलंका के रास्ते हिंद महासागर में एंट्री का उसका प्लान उल्टा पड़ चुका है। ऊपर से लंका और भारत की दोस्ती ने भी उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। इसीलिए उसे ये रेल रूट एक बड़ा मौका दिख रहा है। ऊपर से उसकी नजर जाम्बिया के तांबे के खजाने पर है। जाम्बिया तांबा एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। उसका सबसे बड़ा ग्राहक भी चीन ही है। माना जा रहा है चीन की नजर जाम्बिया के इसी खजाने पर है। पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पर एंट्री करेगा और फिर धीरे धीरे उसे कर्ज के जाल में फंसाएगा। चीन की ये चाल बहुत कुछ वैसी ही है जैसी उसने श्रीलंका और पाकिस्तान में चली थी। आज तक पाकिस्तान में CPEC बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो चीन के कर्ज के जाल में गर्दन तक डूब चुका है। श्रीलंका तो कर्ज में डूबकर बर्बाद ही हो चुका है। मतलब साफ है कि चीन की अगली बिसात अफ्रीका में बिछती हुई नजर आ सकती है। जम्मू कश्मीर चुनाव पर दिल्ली में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा BSF और CISF के DG भी शामिल रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही यहाँ पर साफ कर दिया कि ऑपरेशन ऑल आउट निरंतर जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बल ने सीमा पर तैनात 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बल ने LOC के पास कुछ संदिग्ध दिखने के बाद फायरिंग की। इस गोलीबारी के दौरान सभी संदिग्ध अपने साथ लाए नशीला पदार्थ वहां छोड़कर भाग गए। उधर राजस्थान में बारिश के बाद बाढ़ से बुरा हाल है। कोचिंग नगरी कोटा में तो स्थिति इतनी भयावह हो चली है कि गलियों में जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चल रही है। सबसे ज्यादा हालात इटावा उपखंड के किरपुरा गांव में खराब हैं, जहां चंबल नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। आलम यह है कि गांव की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। कई जगह तो हालात इतने खौफनाक दिखे कि घरों की पहली मंजिल पानी में डूब गई। मौके पर पहुंचे NDRF की टीम ने अब तक करीब 30 लोगों को नाव के सहारे रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। NDRF की 11 लोगों की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू करने के साथ ही राहत सामान बांट रही है। उधर राजस्थान के CM अशोक गहलोत कोटा पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों की परेशानी जानी, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। नुकसान बहुत मकान भी गिरे और इसका तो सर्वे करवा रहे हैं। राजस्थान का कोटा इकलौता जिला नहीं है जहां बाढ़ ने तबाही मचाई है, बल्कि ऐसे ही कई जिलों में पानी आफत बनकर टूटा है। बीजेपी ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनसे इस्तीफे की मांग की। पिछले कई दिनों से बीजेपी आबकारी नीति में घोटाले का आरोप लगाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस बीच एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सिसोदिया का पुतला जलाकर विरोध जताया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की भी मांग की। यही नहीं, आबकारी नीति में गड़बड़ी का दावा करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी घेर लिया। शराब माफियाओं के साथ मिलकर आपने दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में 19 जगहों पर प्रदर्शन किया और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। महाराष्ट्र विधानसभा में फिर हंगामा देखने को मिला।
शिंदे गुट के विधायकों ने विधानसभा परिसर में आदित्य ठाकरे के खिलाफ दोबारा नारेबाजी की। महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरणों के बीच राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने सदस्यता अभियान चलाया। इसके तहत पुणे में कई लोग पार्टी के सदस्य बनाए गए। मुंबई में एमएनएस ने सड़कों पर बने गड्ढों का मुद्दा उठाया और अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई है। बैठक में गठबंधन दल के विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगी। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मौजूद रहेंगे। सीएम रहते हुए खनन का पट्टा लेने के लगे आरोपों के बीच आज राज्यपाल चुनाव आयोग से मिली चिट्ठी पर फैसला ले सकते हैं। ऐसे में बैठक में भविष्य को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो महागठबंधन के विधायक बुलाए गए हैं। सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है, जो काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। चित्रकूट में भी यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर बाढ़ का पानी भर गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर हाईवे को बंद कर दिया है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों की मदद के लिए प्रयास कर रहा है। पोल ही खंभा पूरा डूब गया पानी में, तो अगर बिजली आपूर्ति होती है तो इससे बड़ी दुर्घटना घटित होगी। इसमें तो आपूर्ति बंद होना ही विकल्प है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांवों की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी है। प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। खबर है कि पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के निवेश वाली कंपनी के ड्रोन जल्द ही सेना की ताकत बन सकते हैं। असल में गरुड़ा एयरस्पेस ने मेक इन इंडिया मुहिम के तहत सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्पेशल ड्रोन तैयार किए हैं, जिन्हें दुश्मन के ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है। खबर है कि सेना ने इन ड्रोन की तकनीक में दिलचस्पी दिखाई। साथ ही गरुड़ा एयरस्पेस से अपनी एक टीम भेजकर सेना के जवानों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए कहा, ताकि सीमा पर दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की ताकत का पूरा इस्तेमाल किया जा सके। और यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में पायलट के बिना चलने वाले विमान यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल ही दुश्मन की निगरानी करने या उस पर हमला बोलने के लिए सबसे घातक हथियार साबित होंगे। इसीलिए सेना ने अपने जवानों को ड्रोन की आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए गरुड़ा एयरस्पेस से संपर्क किया, जिसमें धोनी ने निवेश तो किया ही है, साथ ही वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार की जानकारी दी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार हुआ और उन्हें 15 दिन बाद होश आ गया। दिल्ली के बक्करवाला इलाके की जेजे कॉलोनी में 2 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मंडोली जेल से एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर पूछताछ की। एशिया कप की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया ने दुबई में अभ्यास शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो भी बीसीसीआई ने शेयर किया, जिसमें विराट कोहली पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम से हाथ मिलाते नजर आए। की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आबकारी नीति पर मचे सियासी घमासान के बीच आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली सरकार विधानसभा में रेजोल्यूशन लाएगी। सत्र से पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। उधर आबकारी नीति पर विधानसभा में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। उधर उत्तर प्रदेश में भले ही बारिश न होने से सूखे जैसे हालात हों, लेकिन गंगा यमुना समेत प्रदेश की कई नदियों ने कहर बरपाया हुआ है। गाजीपुर में तो गंगा किनारे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी तस्वीर दिखाई दी। गंगा के किनारे बसे लोगों के घर डूब गए। गाजीपुर में डराने वाली बात यह है कि गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। पहले बहुत कम हुआ करती थी, नीचे तक अब ऊपर तक आ चुकी है। घाट के ऊपर सीढ़ियों पे आ चुकी है। गाजीपुर ही नहीं बल्कि भदोही में भी गंगा का गुस्सा देखने को मिला, जहां गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से निचले इलाके डूब गए। गंगा के रामपुर घाट पर बने मंदिरों में कई फीट तक पानी भर गया। गंगा के गुस्से का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 2 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हम इस समय रामपुर गंगा घाट पर मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो शिव मंदिर था वह गंगा के पानी की जद में आ गया है और तेजी से गंगा का जलस्तर यहाँ पर बढ़ रहा है। दिक्कत इस बात ने ज्यादा बढ़ा दी कि हरिद्वार से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 2 से 3 दिनों में भदोही में पहुँच जाएगा। ऐसे में गंगा खतरे के निशान तक पहुँच सकती है और फिर जिले के धनतुलसी, भभौरी,
मवैया, छेचुआ, सीतामढ़ी, रामपुर समेत कई दूसरे इलाकों में बाढ़ आ सकती है। अफगानिस्तान से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां तालिबान के कुछ लड़ाके एक शख्स को बुरी तरह पीटते नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि उसने तालिबान सरकार की आलोचना की थी, जिससे तालिबान तमतमा गए और उसके पैर बांधकर उस पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। वीडियो में 2 लोग उसके पैरों से बंधे कपड़े को पकड़े दिखे और एक बगैर रुके उसे पीटता गया। इस दौरान वो शख्स लगातार उनसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, पर वो नहीं रुके। काफी देर तक कोड़े बरसाने के बावजूद उनका मन नहीं भरा। इसके बाद उन लोगों ने उस शख्स के पैरों को छोड़ दिया और लातों से पीटने लगे। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इस बात का पता नहीं चल पाया, पर दावा किया गया कि तालिबान सरकार के खिलाफ बोलने पर उसे ये सजा दी गई। दिल्ली में अवैध हथियारों के सप्लायर पकड़े गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की सप्लाई के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार तीस्ता सेतलवाड़ की जमानत पर सुनवाई मंगलवार तक टाल दी। गुजरात सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल को 17-21, 21-16 और 13-21 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। यूपी में गंगा किनारे बसे शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा नदी अलर्ट पॉइंट से ऊपर बह रही है, जिसके बाद गंगा का पानी घाटों को डुबाने के बाद काशी की गलियों में घुस गया है। रिहायशी इलाके में गंगा का जलस्तर पहुंचने से लोगों को खासा परेशानी हुई। 80 घाट के किनारे बसी कॉलोनी में तो नाव चलती दिखी, तो वहीं घरों में कई फीट तक पानी भर गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मछुआरा समाज बेहद परेशान दिखा। बहुत परेशानी है सर, क्योंकि बोट नहीं चलेगा तो कैसे हमारा जुगाड़ चलेगा, कैसे घर में खर्चा पानी होगा सर। गंगा के जलस्तर में 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा गंगा की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद प्रशासन ने नाव चलाने पर पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के लिए इस्लामिक स्टेट का खुरासान मॉड्यूल ही बड़ी चुनौती बना हुआ है। दावा है कि अफगानिस्तान में अब खून खराबे का एक और दौर शुरू हो सकता है, जिसकी जड़ में इस्लामिक स्टेट हो सकता है। और हालत यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बने 1 साल बीतने के बाद भी शांति बनने के आसार नहीं दिख रहे। माना जा रहा है कि तालिबान अब अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मान्यता दिलाना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि दुनिया के बाकी देशों से रिश्ते बेहतर किए जाएं, ताकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। लेकिन आतंक के जिन आकाओं का साथ तालिबान को अमेरिका से लड़ने में मिला था, वही अब उसकी सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। पहले ही भारत और ईरान से बातचीत शुरू करने पर तालिबान ने नाराजगी जताई थी। इसके अलावा महिलाओं पर लगी पाबंदियों में ढील देने पर भी तालिबान राजी नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह कि रोजाना आने वाले इस्लामिक स्टेट के फतवे तालिबान की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक स्टेट की विचारधारा में उदारता या नरमी की कोई जगह नहीं है। वो किसी दूसरे धर्म के साथ अपनी आजादी साझा करने के पक्ष में नहीं है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए बदलावों की समर्थन करने वाले नेता भी इस्लामिक स्टेट के टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट अब खुद को तालिबान के बराबर ताकतवर समझने लगे। जब तक तालिबान के बड़े नेता बातचीत के रास्ते माहौल संभालने की कोशिश भी करते हैं, कोई नया धमाका हो चुका होता। 17 अगस्त को काबुल की एक मस्जिद में धमाका हुआ, जिसमें 50 लोग मारे गए। शक है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान का ही हाथ है। इससे पहले रहीमुल्लाह हक्कानी को भी एक आत्मघाती हमले में मारा गया था। रहीमुल्लाह तालिबान और हक्कानी दोनों के लिए गुरु से कम नहीं था। इससे पहले गुरुद्वारे में हमले की एक घटना में भी इस्लामिक स्टेट की भूमिका का पता चला था। इसीलिए माना जा रहा है कि तालिबान को पूरी आजादी के लिए भी कुछ और लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अफगानिस्तान में अभी खून खराबा जल्दी थमने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में मोहल्ला क्लिनिक का दांव खेला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिमाचल प्रदेश के ऊना का दौरा किया और राज्य में अपनी सरकार आने पर दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया। दिल्ली और पंजाब की तरह हिमाचल के हर एक गांव में और हर एक वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कई गांवों के लोगों ने सड़क की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक बस और ट्रक की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार आज है। सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को हिसार के सिविल अस्पताल लाया गया है। यहां से थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तो सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली से हिसार शव लाया गया है, जहां पर अस्पताल में है पोस्टमार्टम कक्ष में ये शव रखा गया है। उसके बाद उनके अंतिम दर्शन होंगे, फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तो दिल्ली से हिसार लाया गया है सोनाली फोगाट का शव। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिवार के सभी लोग इस वक्त हिसार में ही मौजूद हैं। उनके भाई गोवा से उनके शव को हिसार लेकर आए। सोनाली फोगाट के शव को यहां पर लाया गया है हिसार में सिविल हॉस्पिटल हिसार पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया है और रात 2 बजे लाया गया और दिल्ली उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था करीब 9:30 के आसपास, जिसके बाद हिसार लाया गया। हिसार की रहने वाली थी सोनाली फोगाट और यहीं पर उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक यात्रा यहां पर शुरू की थी। और गोवा में जिस तरीके से सोनाली फोगाट की मृत्यु हुई और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, यहाँ पर हिसार में भी सबकी नजरें रहेंगी कि आखिरकार परिवार क्या कहता है और किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में सबके कदम आगे बढ़ रहे हैं। गोवा में जब उनकी मौत के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम में भी यह बात सामने आई कि स्वाभाविक मौत पर सवाल उठाए जा रहे थे। उनके शरीर पर निशान पाने की भी बात सामने आ रही थी। इसके अलावा जो लोग उनके साथ रह रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई है। राजस्थान के धौलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। धौलपुर में चंबल नदी का कहर जारी है। यहाँ पर हाथियाखार गांव में एक परिवार चंबल नदी के पानी के बीच फंस गया, जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में एयरफोर्स की मदद से लोगों का रेस्क्यू करवाया। एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को अपलिफ्ट किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे एक परिवार की यहाँ पर मदद की गई। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब भी होता है, क्योंकि जो परिवार चंबल नदी में फंसा हुआ था उसके सभी लोग बचा लिए गए। चंबल नदी में जो परिवार था वो सभी लोग सुरक्षित हैं। दरअसल चंबल नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक नदी में नहाने गए 4 लड़के डूब गए। स्थानीय लोगों ने 3 लड़कों को डूबने से बचा लिया, लेकिन एक लड़के का पता नहीं चला, जिसकी खोजबीन में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। इसके लिए एसडीआरएफ की टीम नदी के बीचों बीच जाकर भी तलाश करती रही, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी लड़के का कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं लड़कों के डूबने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ घाट पर जुट गई। बताया गया कि मुजफ्फरपुर की बूढ़ी गंडक नदी के पास सीढ़ी घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें शामिल होने लड़के पहुंचे थे। इसी दौरान चारों लड़के नहाने लगे। अचानक से चारों लड़के डूबने लगे। लड़कों की चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद तैराकों ने 3 लड़कों को गंडक नदी की लहरों से बाहर निकाल लिया, लेकिन चौथे लड़के का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम जुटी रही। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। ऐसे में बिहार में भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की गई है। कुवैत के सोलबेया में आसमान में उठते काले धुएं ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। कुवैत में गाड़ियों के पुराने टायरों का सबसे बड़ा डंप है, जहां बहुत बड़ी संख्या में टायर हैं, जिनमें 70 लाख गाड़ियों के टायरों को आग लगा दी गई, जिसके बाद वहां से उठते काले धुएं ने लोगों की सांसें थाम कर रख दी। जो तस्वीरें सामने आई उनमें सोलबेया में रेतीली मिट्टी पर जल रहे इन टायरों में बड़ी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया। इतना घना धुआं कि काफी दूर तक इस धुएं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और कुवैत के इस डंप में 5 करोड़ टायर हैं, जिनमें लाखों टायर दूसरे देशों के भी बताए गए। अब उन्हें नष्ट करने के लिए उन्हें धीरे धीरे जलाया जा रहा है और इस काम में 4 कंपनियों के जुटे होने की खबर है। हालांकि सोलबेया जैसी जगह पर टायरों को जलाने पर कई सवाल भी उठे, क्योंकि वहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार रहता है। ऐसे में एक जगह इतनी बड़ी संख्या में टायर होने से आग लगने का खतरा हमेशा बरकरार रहता है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर एक बार आग लग गई तो उसे बुझा पाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। एक ऐसी ही घटना कुवैत में 2012 में भी हो चुकी है। तब 50 लाख टायरों में आग लग गई थी, जिसे बुझा पाना मुश्किल हो गया था। दिल्ली सरकार ने दिवाली बाद होने वाले प्रदूषण पर बैठक की। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने सर्दियों के मौसम में राजधानी में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैठक की। इसमें वन विभाग और पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। संयुक्त कार्ययोजना बैठक 5 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में हमने बुलाने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा और वहां से करीब 32 लाख रुपए बरामद कर लिए। यूपी के सहारनपुर में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की कोशिश की, लेकिन वो ताला तोड़ने में नाकाम रहे।
ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।